एवरीवन, दिस इज प्रियांशु एंड वेलकम टू लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम EWES के 5 बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज करा रहे थे। आज उसे कुछ दो या तीन दिनों के लिए रोक रहे हैं। आज हम 5 जो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट होंगे, जो मनोवैज्ञानिक होंगे, उनके बारे में आज कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपके सारे टीचिंग एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो इस सेशन को पूरे अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। चलिए बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की के बारे में। ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। इन्होंने बात की है विकास जो होता है वो समाज एवं संस्कृति का उत्पाद होता है। मतलब बच्चा जो होता है समाज एवं संस्कृति से इंटरेक्ट करके क्या करता है, अपना विकास करता है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि भाषा जो है वो विचार से पहले आती है, जबकि पियाजे कहते हैं कि विचार पहले आता है, उसके बाद में ही भाषा आती है। अर्थात ये आपके 2 पॉइंट याद हो गए आपको कि पियाजे कहते हैं कि विचार पहले आता है, जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा पहले आती है, ठीक है। इनका थर्ड पॉइंट होता है कि जेड पीडी क्या होता है, संभावित विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, जब बच्चा समस्या समाधान के दौरान क्या करता है, उलझ जाता है, या स्वयं के द्वारा किए गए प्रयास करने के बाद भी क्या होता है, उलझ जाता है, तो वहां से जो वो लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, जहां तक वो खुद से करने के बाद पहुंच गया, उलझ गया है जहां पर, उसके बाद से जो उसने लक्ष्य बनाया है वहां तक के बीच का क्षेत्र जो होता है वो MQO के द्वारा भरा जाता है। उसी क्षेत्र को, संभावित विकास के क्षेत्र को ZPD कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। MKO क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर, जो उससे अधिक जानने वाला होता है उस क्षेत्र में, उसकी सहायता से वो क्या करता है, जो ZPD होता है उसको भरता है, उसको कंप्लीट करता है और अपने लक्ष्य को हासिल करता है। स्कैफोल्डिंग क्या होती है, एक अस्थायी सहायता हो सकती है जो MKO के द्वारा दी जाती है, ठीक है। जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो आपके पापा या बड़े भाई के द्वारा क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या किया जाता है, आप कैरियर या पीछे वाला हिस्सा पकड़ के आपको सिखाया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद जब आप उसे सीख जाते हैं तो वो उसे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुई, अस्थायी सहायता भी हुई, ठीक है। तो स्कैफोल्डिंग क्या हो सकती है, अस्थायी सहायता होती है, ठीक है, जो क्या होती है, MKO के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इन्होंने प्राइवेट स्पीच की बात की है। इसमें क्या करता है, बच्चा स्वयं से वार्ता करता है। बच्चा स्वयं से वार्ता करके क्या करता है, अपने कार्य योजना का निर्माण करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में। लॉरेंस कोलबर्ग जो है, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। अगर मोरलिटी की कहीं भी बात आए तो आप कोलबर्ग को ही टिक करें, ठीक है। अगर इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट में 10 से 16 वर्ष के बच्चों को शामिल किया था। इन्होंने क्या किया था, एक हिज नाम का व्यक्ति था जिसकी पत्नी को कैंसर था, ठीक है। उसी के बारे में डिस्कशन करके इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था और बच्चों से क्वेश्चन पुट अप किए थे, ठीक है। हिज कोलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा है, वो आगे देखते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेज है आपकी पूर्व परंपरागत या प्री कन्वेंशनल स्टेज। पूर्व परंपरागत या प्री कन्वेंशनल स्टेज, इसमें 4 से 10 वर्ष का बच्चा शामिल होता है, ठीक है। 4 से 10 वर्ष के बच्चे जो होते हैं इसमें आते हैं। इसमें क्या होता है, प्रेम जो होता है, मौलिकता, मोरलिटी का अभाव होता है, इसमें नैतिकता बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। सबसे पहला होता है फर्स्ट, इसको भी उन्होंने 2 स्टेजेस में बांटा है। सबसे पहली होती है दंड या आज्ञा पालन उन्मुक्ता। इसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ दंड से बचने के लिए ही आज्ञा पालन करते हैं, जैसे। या फिर सेकंड इसका होता है साधनात्मक या लालच या पुरस्कार, पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, लालच में आकर बच्चा जो होता है वो नैतिक आचरण प्रस्तुत करता है, जैसे अगर आप मुझे 2 रुपए देंगे या 5 रुपए देंगे तभी मैं ये काम करूंगा, ठीक है। तो इस अवस्था में बालक स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है और वो क्या करता है, माता पिता के जो नियंत्रण होता है उसके बीच में उसे दुविधा होती है, डिलेमा होती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज के बारे में। अब बात करते हैं परंपरागत या रूढ़िवादी, कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल स्टेट। इसमें क्या होता है, 9 से
12 या 13 वर्ष के बच्चे होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इसमें व्यक्ति जो होता है परंपराओं को ध्यान में रखते हुए आचरण प्रस्तुत करता है। मतलब अगर सबसे पहला इसका स्टेज है, 2 स्तरों में जिसके बांटा है। पहला है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की सुनने की उन्मुखता होती है। इसमें 9 से 12 वर्ष का बच्चा होता है, वो सिर्फ स्वयं की प्रशंसा सुनने के लिए ही नैतिक आचरण प्रस्तुत करता है। अर्थात जैसे किसी बोल दे कि इनके बेटे जैसा बनो या इनकी तरह आचरण करो, क्या इस तरह की बात करते हैं ना, तो बी ऑप्शन, इसका जो बी स्तर होता है वो होता है व्यवस्था बनाए रखने की उन्मुखता, अर्थात मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। मतलब रूल्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं। ठीक है, इसमें किशोरावस्था में क्या होता है, जागृत व्यवस्थाओं जो होती हैं हमारी, उनको बनाए रखने की दिशा में नैतिक आचरण प्रस्तुत करता है या प्रकट करता है। सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा नैतिक विकास होता है वो इसी अवस्था में होता है। नेक्स्ट है आपकी उत्तर परंपरागत या पश्च रूढ़िवादी अवस्था, जिसे बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसमें 13 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे शामिल होते हैं। इसमें क्या होता है, परंपराओं की समझ के साथ साथ ही क्या करते हैं, हम परंपराओं से ऊपर उठ के नैतिक आचरण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, परंपराएं तो हैं ही हैं, उसके साथ ऊपर से उठ के उसके साथ जो होता है आचरण प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहला इसका होता है सामाजिक बंधन की उन्मुखता, अर्थात सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। मतलब उन्हीं आचरण को या व्यवहारों को प्रदर्शित करेगा जो कि क्या है, सामाजिक परंपरा के अनुसार हैं। ठीक है, जो सामाजिक परंपराएं हैं उन्हीं के हिसाब से क्या करेगा, आचरण प्रस्तुत करेगा। इसका भी आता है सार्वत्रिक नीति की उन्मुखता या यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें बच्चा जो होता है ऐसा आचरण प्रस्तुत करता है जो समाज के लिए नीतिगत हो, समाज के लिए हितकर हो। ऐसा ही आचरण प्रस्तुत करेगा जो समाज के लिए क्या हो, हितकर हो। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट के तरफ। बात करते हैं जीन पियाजे की। जीन पियाजे जो थे पेशे से जंतु विज्ञानी थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि पियाजे जो है बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक मानते हैं, क्योंकि जो अपने ज्ञान की जो रचना करता है वो बच्चा क्या करता है, स्वयं करता है। एक और पॉइंट है, इनको जो है विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने स्टेजेस में बांटा है, जो बच्चे के विकास के स्तर को इन्होंने स्टेजेस में बांटा है। सबसे पहला है इनका संवेदी पेशीय अवस्था या सेंसी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 वर्ष के बच्चे इसमें होते हैं। इनका पहला, इसमें क्या क्या गुण आते हैं, जो इंपॉर्टेंट जो क्वालिटीज हैं या प्रॉपर्टीज हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सेशन जो होगा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं। आज हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहला क्या होता है, इसमें 0 से 2 वर्ष के बच्चे शामिल होते हैं। इसमें क्या होता है, वस्तु स्थायित्व होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है। ठीक है, वस्तु अगर सामने रहेगी तभी हम उसके बारे में हमारे अंदर विचार आएंगे। वस्तु अगर सामने से हट जाती है उसके बारे में हमारे अंदर कोई विचार नहीं आएगा। इसमें 0 से 2 वर्ष के बच्चे के बारे में बताया गया है। अनुकरण करना जो होता है वो बच्चा शुरू कर देता है। सेकेंड स्टेज होती है इसकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष के बच्चे इसमें शामिल होते हैं। इसमें क्या होता है, अविलोमनीयता, इरिवर्सिबिलिटी होता है, अंत से प्रारंभ पे नहीं पहुंच पाना। अविलोमनीयता क्या होती है, अंत से प्रारंभ पे बच्चा नहीं पहुंच पाता है। दूसरा होता है जीववाद। जीववाद में क्या होता है, ये सभी जो जीव होते हैं, सभी वस्तुएं, एक तरीके से बोल सकते हैं जीववाद में जो सभी वस्तुएं होती हैं वो उनको सजीव मान लेता है। सभी वस्तुओं को क्या करता है, सजीव मान लेता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका अहम केंद्र, इगोसेंट्रिक होता है बच्चा। दूसरा होता है भार आयतन लंबाई में विभेद नहीं कर पाता है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। दूसरी क्वालिटी होती है इसमें क्वेश्चनिंग एज होती है, बच्चा सबसे ज्यादा प्रश्न करता है। नेक्स्ट स्टेज आती है मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या होता है, 7 से 11 वर्ष के बच्चे शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें विलोमनीयता आ जाती है, रिवर्सिबिलिटी कर लेता है बच्चा, अंत से प्रारंभ में पहुंच लेता है। ठीक है, तार्किक चिंतन आ जाता है, लॉजिकल थिंकिंग उसमें डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट आता है गणितीय संक्रिया, जैसे भार आयतन लंबाई में क्या करता है, विभेद करना, उसे मतलब उसके बारे में समझ पैदा हो जाती है। फोर्थ स्टेज आती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें 11 से 15 वर्ष के बच्चे शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें तार्किक जो चिंतन होता है आपका, जो लॉजिकल
थिंकिंग होती है वो परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, डेवलप हो जाती है पूरी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है अमूर्त चिंतन। वो जो अमूर्त चिंतन, अमूर्त वस्तुओं के बारे में वो क्या करता है, चिंतन करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट आता है अपसारी चिंतन, एक बिंदु देने पर वो उससे अधिक उसके चारों ओर के पॉइंट्स को समझने का प्रयास करता है, मतलब अपसारी चिंतन उसके अंदर डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट के तरफ। बात करते हैं जेरोम ब्रूनर की। इन्होंने भी क्या किया है, पियाजे की तरह ही संज्ञानात्मक विकास का एक सिद्धांत दिया है। ठीक है, इन्होंने 3 स्टेजेस में बांटा है, इनेक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश में भी नाम याद करने की कोशिश करें। हिंदी में क्या होता है, एक साइकोलॉजिस्ट ने जो भी सिद्धांत दिए उसके एक से अधिक नाम हो जाते हैं, तो हमें बड़ा डाउट क्लियर हो जाता है। हम क्या करें, उसके इंग्लिश जो नेम्स हैं वो मोस्टली सेम ही रहते हैं, तो हम उनके बारे में याद करें, उनके नाम जो हैं वो याद करने की कोशिश करें। सबसे पहले 3 स्टेज, इनएक्टिव स्टेज या क्रियात्मक अवस्था। इसमें 0 से कोई साइकोलॉजिस्ट बताता है 1 वर्ष, कोई बताता है 3, तो ये क्या 3 ऐसे मानते हैं, 0 से 3 मान लेते हैं। 0 से 3 वर्ष के बच्चे शामिल होते हैं। इसमें क्या होता है, बालक के पास जो होती है शाब्दिक भाषा, वर्बल लैंग्वेज तो होती नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करता है, खुद को क्रियाओं के माध्यम से एक्टिविटीज करके खुद को प्रकट करने का प्रयास करता है। ठीक है, एक्टिविटी करके सीखेगा, मतलब वो खुद की एक्टिविटी करता है जिससे वो खुद को प्रकट करता है। जैसे वो क्या करता है, शुरुआत में आप देखते हैं बच्चा रोता है, मतलब भूख लगेगी उसे तो रोएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज आती है आइकॉनिक स्टेज। ठीक है, इसमें 3 से 8 वर्ष के बच्चे शामिल होते हैं। इस अवस्था में बालक क्या करता है, तभी सोच पाता है जब उसके सामने वो वस्तु मौजूद होती है। अगर वस्तु को सामने से हटा देंगे तो क्या होता है, उस वस्तु को भूल जाता है। ठीक है, जैसे पिक्चर देख कर ही वो क्या करता है, समझ जाता है। नेक्स्ट आती है सिंबॉलिक स्टेज या इसमें प्रतीकात्मक अवस्था। इसमें एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त वस्तुओं के बारे में चिंतन करना शुरू मतलब स्टार्ट कर देता है। एक इसका पॉइंट आता है कि उनके जो बालक होता है वास्तविक रूप, जैसे कोई हमने पृथ्वी का एक नमूना पेश किया, उसमें हमने नदियों और पर्वतों को दर्शाया, इसमें तो बच्चा समझ जाता है कि नदियों पर्वतों को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो उनके वास्तविक रूप को समझने का प्रयास करता है और उन्हें क्या करता है, एक प्रतीक के रूप में समझने लगता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट की। चलिए बात करते हैं हम इवान पेट्रोविच पावलोव की। पावलोव ने प्रयोग किया था कुत्ते पर और इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इनकी बुक के बारे में बात करते हैं। बुक है इनकी कंडीशन रिफ्लेक्सेस। ठीक है, इनका प्रयोग के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, कुत्ते को कई दिनों तक भूखा रखा, उसे बांधा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, भोजन दिया। भोजन क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस है। ठीक है, भोजन देने पर स्वाभाविक है कुत्ता क्या करेगा, लार टपकाएगा। ये क्या है, अनकंडीशंड रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट क्या किया इन्होंने, घंटी बजाई। घंटी बजाने पे क्या हुआ, ये नेचुरल स्टिमुलस है। इसमें क्या होगा, कुत्ता जो होगा डर जाएगा, भयभीत हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इन्होंने क्या किया, भोजन दिया और घंटी बजाई। घंटी बजाई और भोजन दिया, मतलब नेचुरल स्टिमुलस को किससे रिलेट किया इन्होंने, कंडीशनड स्टिमुलस के तरफ। ठीक है, तो क्या किया, कुत्ते ने लार टपकाई, मतलब भोजन देखा और घंटी से रिलेट किया भोजन को, या घंटी को भोजन से रिलेट किया, तो क्या हुआ, कुत्ते ने क्या किया, लार टपकाई। मतलब अनकंडीशनड रिस्पॉन्स को उन्होंने किसमें चेंज कर दिया, कंडीशनड रिस्पॉन्स में। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, सिर्फ घंटी बजाई। घंटी बजाने पे कुत्ता ने क्या किया, कंडीशनड रिस्पॉन्स दिया, मतलब लार टपकाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से आपने देखा कहाँ घंटी बजाने से कुत्ता भयभीत हो रहा था और बाद में उसी घंटी बजाने से वो लार टपकाने लगा। इस तरीके से उन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, जिसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करने पर ज़्यादा लॉन्ग सेशन हो जाएगा और टाइम भी नहीं है आपके पास। तो आज हम सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। चलिए आज से महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो आपके सारे एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आई एम श्योर अबाउट दैट। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं भाषा विकास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। बालक के भाषा विकास की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो स्वनेम होती है, फनीम होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बालक के भाषा विकास की सबसे छोटी इकाई फनीम होती है, जबकि बालक के भाषा विकास की सबसे छोटी सार्थक इकाई की बात करें तो मॉर्फीन होती है। ठीक है, रूपेम जिसे बोलते हैं।
नेक्स्ट आता है हकलाना या तुतलाना, जो होती है कोई बीमारी नहीं होती है, ये क्या होता है, एक भाषा का विकार है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 2 वर्ष के बालक का शब्द भंडार 100 शब्द होता है, या हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो 2 वर्ड के 2 शब्दों के 50 वाक्यों को याद कर सकता है, या उसका शब्द भंडार पूछा जाए तो 100 शब्द या 50 वाक्य। 50 वाक्य कौन से होंगे, जो 2-2 शब्दों वाले होंगे। नेक्स्ट आता है बालक का शुरुआती वर्ण व्यंजन होता है, जबकि बालक का शुरुआती वर्ण व्यंजन होता है, जबकि शुरुआती शब्द जो होता है वो विशेषण होता है। नाउ बात करते हैं शिक्षण सूत्रों के बारे में, जो कि हर्बर्ट स्पेंसर और कैमेनियस ने शिक्षण के सूत्र दिए हैं, जो कि 11 हैं। सबसे पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा है सरल से कठिन की ओर, तीसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर, चौथा है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, पांचवा है पूर्ण से अंश की ओर, छठा है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, सातवां है अनिश्चित से निश्चित की ओर, आठवां है विशिष्ट से सामान्य की ओर, नौवां है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, 10वां है अनुभव से युक्ति की ओर, और 11वां है लास्ट जो है प्रकृति का अनुसरण। ये इसमें जो 5-6 से स्टार्टिंग है, ये तो आपको याद होने ही चाहिए। यूपी टेट में ये हर बार ही पूछे जाते हैं, यूपी टेट एंड सी टेट में हर बार ही ये पूछे गए हैं। ठीक है, इनको तो आपको याद करना ही करना है बहुत ही। अब करते हैं शिक्षण के स्तर की बात करते हैं। सबसे पहला आता है स्मृति स्तर या मेमोरी लेवल। शिक्षण के 3 स्तर हैं, मेमोरी लेवल, बोध स्तर, चिंतन स्तर। ठीक है, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल के जो प्रतिपादक हैं वो हार्वर्ड हैं। बोध स्तर की बात करें तो इसके मॉरिसन हैं। चिंतन स्तर की बात करें, इसके प्रतिपादक जो हैं मॉरिस पी हंट है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, एनसीईआरटी अपनी पाठ्य योजना किस प्रणाली पर तैयार करती है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी अपनी पाठ्य प्रणाली होती है कि एनसीईआरटी अपनी पाठ्य योजना जो होती है वो किस प्रणाली पर तैयार करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली। हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली पे क्या करती है, एनसीईआरटी अपनी पाठ्य योजना तैयार करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रो टीचिंग के बारे में। एनसीईआरटी का जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र है, ठीक है, उसके बारे में। शिक्षण जो होता है, सबसे पहले इसको 5 स्टेज में बांटा गया है। 5 स्टेज हैं, शिक्षण करेंगे आप, ठीक है, फिर उसके बारे में फीडबैक आपको मिलेगा या प्रतिपुष्टि मिलेगी, उसके बाद आप पुनर्योजना बनाएंगे, रिप्लान बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद पुनर्शिक्षण रीटीचिंग करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, पुनर्प्रतिपुष्टि या फीडबैक आपको मिलेगा। तो इसमें आपको सिर्फ याद रखना है पुनर्योजना वाला, सिर्फ बाकी जो स्टेजेस हैं वो 6-6 मिनट की है, जबकि जो पुनर्योजना है, रीप्लानिंग जो है वो 12 मिनट की है। ठीक है, तो टीचिंग 6 मिनट, फीडबैक 6 मिनट, रीप्लानिंग 12 मिनट, रीटीचिंग 6 मिनट, रीफीडबैक 6 मिनट। टोटल टाइम जो होता है माइक्रो टीचिंग का होता है 36 मिनट। अब आगे की बात करते हैं कि जो क्वेश्चन ये हर बार ही पूछा गया है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी हर बार पूछा गया है कि अच्छे शिक्षण की या अच्छे परीक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं। ऑप्शन में आपको देगा कि वैध होना चाहिए या ये सब। ठीक है, तो अच्छे परीक्षण की जो विशेषताएं मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला है वैधता होनी चाहिए, वैध होना चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए। दूसरा है विश्वसनीयता होनी चाहिए, ठीक है, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। तीसरा है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। फोर्थ है मानकता होनी चाहिए। पांचवा है व्यवहारकता होनी चाहिए। छठा है विभेदकता, ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी होनी चाहिए। तो ये अच्छे परीक्षण की विशेषताएं होती हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाउ बात करते हैं आरटीई 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में, जो कि लागू होता है 1 अप्रैल 2010 से, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर ये संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू होता है। इसमें आपको बता दें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें 7 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं, व इसमें एक अनुसूची है। 86वां संविधान संशोधन करके इसे संविधान के अनुच्छेद 21 का में जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 86वां संविधान संशोधन द्वारा इसे अनुच्छेद 21 का या 21A में जोड़ा गया। ठीक है, नाउ बात करते हैं एनसीएफ 2005
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के बारे में, जो कि 2005 जो है वो हमारा चौथा एनसीएफ है। कौन सा एनसीएफ है? चौथा एनसीएफ है। सबसे पहले वाला आया था हमारा 1975 में, उसके बाद आया 1988 में, उसके बाद आया है 2000 में, और चौथा जो आया है वो 2005 में आया। तो इस तरीके से कितने एनसीएफ आ चुके हैं? 4 एनसीएफ आ चुके हैं। जो हमारा 2005 वाला एनसीएफ है वो कि हमारा चौथा एनसीएफ है। ठीक है, अब बात करते हैं, एक रिपोर्ट आती है 1992 में। ठीक है, इसमें रिपोर्ट में कहा गया लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के, जो कि प्रोफेसर यशपाल समिति की रिपोर्ट थी। इन्होंने क्या किया था? प्रोफेसर यशपाल ने एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया था। ठीक है, उसमें क्या थे? 21 फोकस ग्रुप्स बनाए थे। 21 फोकस ग्रुप्स की रिकमेंडेशन के हिसाब से ही एनसीएफ 2005 आया था। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और एग्जाम देके आए। ठीक है, देखो सबसे पहले आप याद रखें, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से हार गए तो निश्चित ही आप हार गए, उसके बारे में आप सोचेंगे। और अगर आप अच्छा सोचते हैं, ये बोलते हैं ना, अच्छा सोचो अच्छा होगा। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही होगा, आज नहीं तो कल होगा। अगर आप बुरा सोचते हैं तो आप अपना आज भी खराब कर रहे हैं और आपका शोर कल भी खराब ही होगा। इस तरीके से अच्छा सोचिए। ठीक है, और अपने को संतुलित रखिए, एक बैलेंस बना के रखिए। ठीक है, ज़्यादा डिप्रेस नहीं लेना है। ठीक है, अच्छे से एग्जाम देना है। यूपी टेट के जो भी कैंडिडेट्स हैं सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। और ये एग्जाम देके आने के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसा आपको सेशन लगा, कितने एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन फंसे हैं। ठीक है, इस तरीके से अच्छे से पेपर देके आएँ, और इस सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के पास जरूर भेजें, जिससे क्या होगा उन लोगों को भी हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। थैंक यू।